हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 8वीं की इसकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, आज हम इसका अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना ये देखने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता है। तो ऐसी जमीन को कहा जाता है परती भूमि। जिस जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और उस पर खेती नहीं की जाती है उसे कहा जाता है परती भूमि। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें हमें सही जोड़ियां मिलाना है जिसमें देखिए आप इसको सही जोड़ियों का मिलान कर सकते हैं। इसमें जनजातियां दी गई हैं, एक साइड और एक साइड उनके स्थान दिए गए हैं। तो जो बैगा जनजाति है उसको हम मिलाएंगे मध्य भारत से, और जो खोंड इसको मिलाएंगे उड़ीसा से। तो देखिए इस प्रकार से आप इस जो सही जोड़ी है इसका मिलान कर सकते हैं। इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। सी लबाड़िया, इसको मिलाएंगे आप 4th नंबर आंध्र प्रदेश से, और गद्दी को मिलाएंगे कुल्लू से। इस प्रकार से आप ये जो सही जोड़ियां हैं इनका मिलान कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें पूछा गया है कि सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन। कौन है? वेरियर एल्विन और सामराव हिवाली। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें पूछा गया है कि झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें हैं बिहार में। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, संथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। तो संथाल विद्रोह है जो वो हुआ था 1855 ईस्वी में। इस प्रकार से विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। तो जिसमें ए नंबर का रिक्त स्थान है इसमें पूछा गया है कि घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो घुमंतू खेती को कहा जाता है स्लैश एंड वन फार्मिंग। तो इस प्रकार से हम इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। खालिस्तान नंबर बी, इसमें पूछा गया है कि खोंड समुदाय के लोग साल और खालिस्तान के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। तो खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों का जो तेल है इसका इस्तेमाल किया करते थे। खालिस्तान नंबर सी, इसमें पूछा गया है कि बेबड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो जो बेबाड़ है वह झूम खेती के लिए इस्तेमाल होता है। खालिस्तान नंबर डी, इसमें पूछा गया है कि खालिस्तान मध्य भारत के मुख्य आदिवासी समुदाय हैं। तो मध्य भारत के आदिवासी जो समुदाय हैं वह हैं गोंड और बैगा समुदाय है। जो गोंड और बैगा जो जनजाति समुदाय है ये मध्य भारत के आदिवासी समुदाय हैं। कौन है? गोंड और बैगा। चलिए अगला खालिस्तान है कि सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध खालिस्तान ने किया। तो ये जो विरोध किया वो 100 ग्राम संगमा के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से आप ये खालिस्तान है जो इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें पूछा गया है कि घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि घुमंतू किसान पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के जंगलों में रहते थे। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। तो इसमें हमें बताना है कि जो आदिवासी या जनजातीय समूह है वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। तो हम बता सकते हैं कि आदिवासी समूह है अपना जीवन यापन शिकार करके और वन उपज को एकत्रित करके लकड़ियां काटकर और उन्हीं को बेचकर टोकरी
बनाकर, झाड़ू बनाकर, बांस के सामान बनाकर, पशुपालन करके जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। अगला प्रश्न है कि वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ। तो हम बताएंगे कि जनजाति समूहों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार एवं सरकार के नए कानून के विरोध में सन 1940 में महाराष्ट्र में विद्रोह किया और जिसे वर्ली विद्रोह कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है कि झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हम बताएंगे कि यह खेती जंगल के छोटे छोटे भूखंडों को काटकर की जाती है। फसल पैदावार के पश्चात अन्य स्थानों के भूखंड को खेती हेतु तैयार किया जाता है और इसमें भूमि पर बीजों को बिखेर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम झूम खेती की विशेषताएं बता देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 इसमें पूछा गया है कि आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि व्यापारी और महाजन आदिवासी समुदाय की उपज को कम दाम पर खरीदते थे एवं दैनिक उपयोग सामग्री भारी कीमतों पर बेचते थे, जिससे उन्हें कर्ज लेना पड़ता था और वे गरीब होते जाते थे, जिस कारण से वे इन्हें अर्थात महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। प्रश्न क्रमांक 12 इसमें पूछा गया है कि आदिवासी जनजातीय समूहों ने विरसा का समर्थन क्यों किया। तो देखिए आदिवासी समुदाय अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुलामी से आजादी पाने के लिए बिरसा मुंडा का समर्थन करते थे, क्योंकि बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन एवं जन जागरूकता की जा रही थी। इसी कारण से जनजातीय समूह बिरसा मुंडा का समर्थन करते थे, किया इन्होंने। अगला प्रश्न है कि वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजों द्वारा वन कानून बनाकर सारे जंगलों और वनों पर अपना अधिकार कर लिया गया। किनका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का, जिससे आदिवासी वनों से निकाले भगाए जा रहे थे, जिससे आदिवासियों को इन वन में जो रहते थे उन्हें वहां से निकाला जा रहा था। उन्हें कृषि करने और वन उपज एकत्रित करने पर, लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी गई, उन पर रोक लगा दी गई और जिस कारण से उनके जीवन यापन में क्या समस्या आने लगी। अगला प्रश्न है कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। तो देखिए झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि काश्तकार परंपरागत कृषि करते थे, उन्हें स्थायी बसकर रहना, कृषि करना पसंद नहीं था। वे अच्छी उपज पैदावार नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 इसमें पूछा गया है कि विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। तो देखिए आदिवासी समाज ने जादू टोना करना छोड़ दिया, अंधविश्वास मानना बंद कर दिया, शराब पीना छोड़ दिया और अपने आसपास सफाई रखना प्रारंभ कर दी। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था उसके ये हमें सुधार दिखाई दिए आदिवासी समाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। आदिवासी समाज एवं उनकी संस्कृति उनका हक बचाने के लिए बिरसा आंदोलन किया गया था। इससे आदिवासियों और बिरसा मुंडा को 2 वर्ष की सजा दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासी समाज संगठित होकर उग्र हो गया और महाजनों जमींदारों की संपत्ति पर इन्होंने धावा बोल दिया और संघर्ष करने लगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 इसमें दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो इसमें हमें ये जो हमारे पास आदिवासी समूह दिए गए हैं, इनको जो हमारा मानचित्र है इसमें बताना है कौन सी जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं और मानचित्र को फिल कर सकते हैं। तो इस
अध्याय के हमने लिखे सारे प्रश्न देख लिए हैं कि इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।